देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। महात्मा गांधी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अवर इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री। महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद हम इतनी जल्दी आज़ादी नहीं पा पाते। महात्मा गांधी की देन है कि हम स्वस्थ देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और सुस्तता से सांस हम ले रहे हैं, है ना। जो हमने अभी 15 अगस्त बनाई है, एक दिन पहले ही 75वां जो हमने बनाया है अपना स्वतंत्र दिवस, वो गांधी जी की देन है, गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और गांधी जी अगर नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। और हमें ये स्वतंत्र दिवस हम इसलिए बनाते हैं अपने स्वतंत्र सेनानियों को याद करने के लिए, क्रांतिकारियों को याद करने के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उनको याद करने के लिए। उसमें गांधी जी हैं, उसमें हम बात करें भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, है ना, बहुत सारे लोग उसमें जो शामिल हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, शेखर प्लानी है ना, और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजगुरु सुखदेव, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे लोग जो उसमें शामिल हैं। इन लोगों, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद इंडिया इतनी जल्दी आज़ादी नहीं पा पाता, नहीं पा लेता आज़ादी को। और इसमें से अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो वो गांधी जी की है। पूरे भारत को एक करना, एक ही जगह खड़ा करना, एक ही समझ विकसित करना, एक ही बात लोगों के अंदर पैदा करना बड़ा मुश्किल काम था, वो जो कि गांधी जी ने कर दिखाया। तो देखते हैं गांधी जी ने क्या करा भैया। इस कानून को तोड़ने के सबसे पहले खत लिखा लॉर्ड इरविन को, वायसराय इरविन को, जो वायसराय इंडिया का था, उसको खत लिखा। और खत में क्या लिखते हैं देखते हैं भैया। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। फोन स्लिप हो रहा है सर। ने खत लिखा, उस खत में जो है 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। सबको उसमें सम्मिलित। आगे चलते हैं। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। वो करें मांग करेंगे हम सबके लिए, गरीब के हित में भी मांग होगी, उसमें से एक मांग जो अमीर की भी होगी, एक मांग मजदूर की भी होगी। सबकी मांग हम रखेंगे तो सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना, ये लोग चाहेंगे। आगे देखते हैं। ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो, अभियान मतलब उनके आंदोलन में शामिल हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक कर मतलब नमक पर टैक्स, कर मतलब टैक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग लग जाते हैं कर क्या है, ये कर ये है, ठीक है। इस नमक कानून पर जो सबसे पहले जो टैक्स लगाया था उसको जो है खत्म करना था। आगे चलते हैं। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। चुटकी भर नमक डाला जाता सब्जी में, नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, इतना सा डाला जाता है, उसी की भूमिका है। नमक अगर सब्जी में नहीं डालोगे, आप रोटियों में भी नहीं डालोगे तो मजा ही नहीं आएगा। आप खा ही नहीं सकते बिना नमक की सब्जी। तो सालन आपके यहाँ बनता है वो आप खा ही नहीं सकते, बहुत बड़ा योगदान रहता है नमक का। तो उन्होंने कहा इसको सब इस्तेमाल करते हैं, गांधी जी के नमक लगाया। अच्छा, बात सही भी है। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया कि इस पर जो टैक्स लगाना उसको खुद ही कर सकते हो, आप खुद ही हम तक प्रोवाइड कराओगे। यह सही नहीं है, इसका जो विरोध किया गांधी जी ने कि इससे हम जो शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम, चेतावनी की तरह था। वो चेतावनी दिया करते थे, सुन लो भाई, इंडिया का हीरो है गांधी, गांधी का लेटर आया है। बस लेटर नाम सुनकर ही अंग्रेजों के होश उड़ जाते थे। ठीक कर दिया कोई ना कोई काम, इसने अब कारनामा कर दिया। ये जो महात्मा गांधी है, इसने कोई ना कोई नया ला रहा होगा सिस्टम और ये हमारे खिलाफ होगा। बस लेटर जाता असेंबली में और अंग्रेज समझ जाते कि बस अब कोई ना कोई हमारे ऊपर टेंशन आने वाली है, ठीक है। गांधी के लेटर से डरने लग गए थे अंग्रेज। आगे चलते हैं। लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये 11 मांग नहीं माने गए तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे, अवज्ञा आंदोलन को हम चलाएंगे पूरे देश के अंदर जो है। और इरविन जो इनकी मांगों से झुकने वाला नहीं था, वो झुकने के लिए तैयार था ही नहीं। आगे देखते हैं। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वास वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। विश्वास पात्र जो उनके साथ रहते थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनको मानते थे, वो कितने थे, 78 लोगों के साथ एक यात्रा शुरू की। और यात्रा शुरू करने के बाद जो है नमक यात्रा शुरू की उन्होंने। और यह यात्रा साबरमती
मैं गांधी जी के आश्रम से, साबरमती आपका गुजरात में है, साबरमती आपका गुजरात में है, उनका आश्रम है बहुत बड़ा। इस आश्रम से जो है गांधी जी ने जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय की, 240 किलोमीटर की दूरी तय की और दांडी नामक गुजराती तटे पर पहुंचे। उस दूसरे किला का नाम है दांडी, दांडी यात्रा भी इसको कहा जाता है। ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। इन दोनों की जो दूरी है ये 240 किलोमीटर है। सोचो गांधी 240 किलोमीटर पैदल पैदल चलते रहे। ये यात्रा पैदल यात्रा थी। और साबरमती से चले वो अपने आश्रम से और दांडी पहुंचे। इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा को दांडी यात्रा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। कस्बे में जाकर खत्म होती है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील सफर तय किया। 10 मील तक ये चले रोजाना और 24 दिन में जो है ये कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंचे, 24 दिन तक पैदल चलते रहे महात्मा गांधी। इसमें सोते भी थे, खाते भी, सब काम करते थे। ठीक है, तो सोचो इतनी लंबी यात्रा करना कोई आसान बात नहीं थी। सर मैं अहमदाबाद में हूँ, मैंने देखा है यह साबरमती महात्मा गांधी का आश्रम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में कुछ, अच्छा वो पहले की बात है, 1930 में। वेरी, यहाँ भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते, और जिस जगह रुकते सभाएं करते, बताते कि हम जो देश के जो, इसमें क्या, इसमें दो तीन फायदे थे। एक तो दांडी कानून को तोड़ना है ना, जो नमक कानून को तोड़ना दांडी में जाके। दूसरी बात, जितने दूर हम पैदल चलेंगे लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे। हम एक गांव से निकले, भरतपुर से कोई यात्रा स्टार्ट हुई, भरतपुर से कोई यात्रा स्टार्ट हुई और वो आपको जो फतेहपुर सीकरी पहुंची, फतेहपुर सीकरी पहुंची। और फतेहपुर सीकरी में जैसे ही पता लगा गांधी जी आ रहे हैं तो फतेहपुर सीकरी से लोग और जुड़ गए, 50 जुड़ जाएं या 100 जुड़ जाएं, और पूरा फतेहपुर सीकरी सुनने के लिए आया और खड़े होकर रास्ते में फूल लेकर उनके ऊपर फूल डालने लगे। आगरा पहुंचे, आगरा में भी ये घटना देखने को मिली। मान के चल रहे हैं ऐसा हुआ, वो तो गुजरात की बात है, मान रहे हैं। तो वहां भी कोई भाषण उन्होंने दिया, कोई स्पीच दी, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए, इकट्ठा हुए, लोग उनके ऊपर फूल बरसाने लगे, महिलाएं जुड़ने लगी, पुरुष जुड़ने लगे। आगे पहुंचे, आगरा से आगे अगर वो गए तो वो गए फिरोजाबाद, है ना, या और आगे कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी मान लो, चलते जाते हैं और ऐसे करके मतलब जो 240 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, जिससे कि उन्होंने 240 किलोमीटर के एरियो पे अपना वर्चस्व अच्छे से जमा दिया। 240 किलोमीटर के लोगों पे उन्होंने अपना वर्चस्व अच्छे से जमा दिया। वो लोग उनके फेवर में मरने मारने के लिए तैयार हो गए। यहां से ये सार निकला। आगे देखते हैं। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने, उनके खिलाफ जाएं। सबने अपने आंदोलन उनके खिलाफ है, अगेंस्ट में है, उनकी बात नहीं मानेंगे। और बताया कि हमें जो कैसे स्वतंत्र होना है, कैसे स्वराज पाना है। स्वराज मतलब स्वराज, स्वराज एक शब्द है, स्वराज, ये मैंने आपको बता दिया होगा। स्व मतलब स्वयं, स्व से मतलब है स्वयं का, स्वयं, ठीक है। और राज मतलब राज, खुद का राज या खुद के ऊपर राज, खुद का, खुद के ऊपर राज, ठीक है। स्वराज का मतलब है स्वयं का राज या खुद के ऊपर खुद का राज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? स्वराज का मतलब क्या है? ठीक है, स्वराज, ये लिखा हुआ है आपका स्वराज। स्व मतलब स्वयं, स्वयं या खुद या सेल्फ, और राज मतलब राज, या तो खुद का राज या खुद के ऊपर खुद का राज। हमारे इंडिया पे हन इंडिया का तो राज नहीं है, लेकिन इंडियन द्वारा चुने गए व्यक्तियों का राज, जो अभी नेता हैं, 5 साल तक रहेंगे, फिर हम आगे फिर चुनेंगे। तो या तो खुद का राज या खुद के ऊपर खुद का राज, ठीक है। समझ में आई ये बात? हाँ, 10 मील यानी 30 किलोमीटर से ही होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर। गांधी यहां भी रुकते, हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, इन सभाओं में स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। समुद्र से पानी उसको उबालते गए नमक बनता गया, और यह कानून का उल्लंघन था। ऐसा कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, समुद्र से पानी ले ही नहीं सकता और लेके उसे उबाल तो बिल्कुल नहीं सकता। इन्होंने उबाल भी उसको दिया और जो है वहां से जो है नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया।
और पूरे भारत के अंदर नमक कानून का जो तोड़ दिया गया, उसका विरोध किया गया नमक टैक्स पर। आगे देखते हैं, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं हर चीज में। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह लगता था, अलग था, तो देखते हैं। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। जो कानून तुम पे बनाए गए हैं, जो थोपे गए हैं, जैसे एक नमक टैक्स था, इसका विरोध करना है। इस कानून को तोड़ना कि आप नमक बना सकते, हम तो खुद बनाएंगे भैया, हमारा देश, हमारा समुद्र, पानी उठाएंगे, उबालेंगे और नमक बनाएंगे, तुम्हें क्या मतलब इससे। तो जो कानून तुम पे थोपे गए हैं, जो उल्टे सीधे हैं, उनका भी आप विरोध कर सकते हो। अब पहले सिर्फ हम करते थे असहयोग, उनका सहयोग नहीं करते थे, खुद भी जाते, लेकिन अब उनके कानून का विरोध भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये था। देश के 1932 में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। जब लंदन हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो वहां के जो प्रधानमंत्री ने इनको देखा, वहां के राजा ने इनको देखा, गांधी जी को, तो कहा कि ये अर्धनग्न फकीर कौन आ गया है महल के अंदर। आधा नंगा फकीर कौन है? धोती कुर्ते में रहते थे, आधा सा शरीर दिखता था, आधी बॉडी आधी रहती थी, तो कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर कौन है। तो फिर किसी ने कहा कि यही है महात्मा गांधी। लोग अपने कपड़े से पहचाने नहीं जाते, अपने थॉट से पहचाने जाते हैं, अपने विचारों से पहचाने जाते हैं कि ये गांधी जी हैं। तो फिर गांधी ने कहा कि सोचो, जब मेरे इतने बड़े नेता की स्थिति ये है, तो वहां के लोगों की स्थिति क्या कर रखी होगी इन लोगों ने। राजा को समझ में आया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझ में आया कि यार एक बड़ा नेता, सबसे बड़े नेता की दुर्दशा ये है, तो फिर वहां के लोगों पे कितना अत्याचार कर रही है सरकारें। उनके दिमाग में ये बात आई होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि अर्धनग्न फकीर कहा गया, महात्मा गांधी जब भी वहां पहुंचे।